डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। ये सुनते ही इस बार अमिताभ जी ने प्यार से कहा तो कृतिका ने गर्दन हिलाए और फिर उनके सीने से यूं ही लगी रही। कुछ देर तक उनसे यूं ही लगे रहने के बाद वह उनसे अलग हुई और फिर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, अच्छा आप आज वहां गए थे ना, वहां आपको कैसा लगा, आपने हमें बताया नहीं। ये सुन एक पल के लिए अमिताभ जी उसका चेहरा देखते रहे और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुन कृतिका थोड़ा सा हंस दी और फिर हंसते हुए बोली, ये भी कोई बात हुई, आपको तो पहले ही से मालूम था कि हम नहीं जाएंगे फिर का। कृतिका के सवाल पर अमिताभ जी ने अपने कंधे उछाले और फिर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, आप तैयारी कर लीजिए, हम कल ही आपकी सगाई करेंगे और बहुत जल्द उन राजपूताना खानदान को दिखाएंगे कि आप अकेली नहीं है। आपको तोड़ने वाले टूट गए लेकिन आप नहीं टूट पाए। कहते हुए उन्होंने उसके माथे को चुमा तो कृतिका ने नरमी से बस अपनी गर्दन हिला दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह इससे ज्यादा वहां रुक नहीं सकती थी। शायद वह इससे ज्यादा अगर वहां रुक जाती तो उसकी आंखें जो अब तक उसके आंसुओं को बयां नहीं कर रही थी वह बह जाती, और इस पर वह कमजोर नहीं होना चाहती थी। इसके बाद उसने अमिताभ जी को देखा और फिर जाते हुए कहा, नाना जी अब आप सो जाए, अब हमें भी नींद आ रही है, हम चले सोने। ये सुन उन्होंने गर्दन हिलाए और कृतिका कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलने के साथ ही साथ वह सीधा अपने कमरे में आए। दूसरे ही लम्हे उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के साथ ही वही होना था जो हर बार से होता आया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं ठहर पाए थे, वह रो पड़ी थी, वह बेइंतहा जोर से रो पड़ी थी। अगली सुबह दादा सा और दादी सा लिविंग में साथ में बैठे थे और तभी दादा सा का फोन बजा। उन्होंने अपने फोन के स्क्रीन की तरफ देखा। दूसरे ही पल उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने अमिताभ जी का नंबर फ्लैश हो रहा था। अमिताभ जी के नंबर को देखते ही उन्होंने एक पल तक सोचा और फिर कॉल अटेंड कर ली। कॉल अटेंड करने के साथ ही साथ उधर से अमिताभ जी की आवाज़ उनके कानों में मालूम हुई। इसके जवाब में दादा सा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे हो आप अमिताभ। इस पर अमिताभ जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छे, और शायद इतने अच्छे कि आज तक इतने अच्छे नहीं होंगे मैं, और इसकी वजह आप जानना पसंद करेंगे कि मैं इतना खुश आज क्यों हूँ। उन्होंने कहा तो दादा सा भी एक्साइटेड में कहा, हाँ जरूर, मैं जरूर जानना पसंद करूंगा कि आज आपकी यह खुशी आखिर किस वजह से है। इसके जवाब में अमिताभ जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, राजा सा हम आपको खासकर दावत दे रहे हैं। ये सुन दादा सा नासमझी से कहा, अमिताभ तुम हमें दावत देना चाहते हो, लेकिन किस चीज़ की, आखिर क्या चीज़ है जिसकी तुम हमें दावत दे रहे हो। इसका जवाब में अमिताभ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कृति की सगाई आज है और हम आपको खास करके दावत दे रहे हैं। आपको यहाँ सबसे पहले पहुँचना है, आखिरकार आप हमारे सबसे करीबी हैं, और हाँ अपने पूरे खानदान के साथ, उन्होंने कहा। और दूसरे ही लम्हे दादा सा के कदमों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हैरानी से कहा, क्या हुक्म, रानी सा की सगाई है, लेकिन उनकी सगाई तो 3 दिन बाद होने वाली थी ना। उसी पल कॉल की दूसरी तरफ से अमिताभ जी ने कहा, हाँ हमने सोचा था कि 3 दिन बाद ही हम कृति की सगाई करेंगे, लेकिन कृति खुद चाहती है कि उनकी सगाई आज ही हो और हम उनकी मर्जी के खिलाफ तो हरगिज नहीं जा सकते, उन्होंने कहा। और दूसरे ही पल दादा सा की हैरानी और बढ़ गई। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि कृतिका ने खुद शादी के लिए कहा है। उन्होंने दूसरे ही पल और ज्यादा हैरानी से कहा, क्या कृति ने आपको खुद कहा कि वह सगाई आज करना चाहती है। लेकिन इससे आगे वह कुछ कह पाते कि उससे पहले ही अमिताभ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हमारी कृति ने खुद कहा है और हम इस बात से बेहद खुश हैं कि हमारी कृति आपके पोते को भूल चुकी है। फिर उन्होंने एक बार और दादा सा को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। इसके आगे कहा, ठीक है अब हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, खंभा घनी, उन्होंने कहा और कॉल काट दिया। कॉल काटने के साथ ही साथ दादी सा तुरंत दादा सा को देखा और फिर कहा, क्या हुआ है विक्रांत के पिताजी, आप अचानक से इतने परेशान क्यों हो गए, सब ठीक तो है ना। ये सुन दादा सा किसी ख्याल में खोए हुए ही कहा, कामाक्षी आज हुकुम रानी सा की सगाई है, उद्धरण चिन्ह। और इस बार हैरान होने की बारी दादी सा की थी। वहीं दूसरी तरफ वर्चस्व इस वक्त कमरे में बेड पर सोया था कि तभी उसका फोन बेहद तेजी से बजा। उसने अलसाई तरीके से नाइट स्टैंड पर रखे हुए अपने फोन को अपने हाथ में लिया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे नंबर को देखा और फिर दूसरे ही पल कॉल अटेंड कर ली।
कॉल अटेंड करने के साथ ही साथ उसके कानों में कॉल की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, मेरी बात मिस्टर वर्चस्व राजपूत से हो रही है। ये सुनते ही वर्चस्व एक पल के लिए बिल्कुल साकित हो गया। वह अच्छे तरीके से बैठते हुए बोला, जी आपकी बात वर्चस्व राजपूत से ही हो रही है, वैसे आप कौन? इसके जवाब में कॉल की दूसरी तरफ से उसके कानों में आवाज सुनाई दी और जैसे मानो एकदम से जमीन खिसक गई। उसे सामने वाले शख्स की आवाज पर यकीन नहीं हुआ। उसने दूसरे ही पल घबराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? झूठी कहानी बनाना बंद करो और सच सच बताओ कि अखंड कहाँ है। ये सुनते ही कॉल की दूसरी तरफ से इस बार आवाज आई, देखिए मिस्टर वर्चस्व, हमें पेशेंट के पास से उनकी आइडेंटिटी कार्ड मिली और हमें मालूम चला कि वह हुकुम सा है, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको कॉल मिलाना सही समझा, वरना हम राजा सा को भी कॉल मिला सकते थे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर वर्चस्व को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर से अपने आप को तसल्ली करनी चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप जरूर किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अखंड यहाँ घर पर है तो वह हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है। इसके जवाब में कॉल की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट होने के साथ ही साथ वर्चस्व हड़बड़ी के साथ बिस्तर से उठा और भागते हुए सीधा कमरे से बाहर निकल गया। अश्विनी बस एक पल के लिए उसे इस तरह जाता हुआ देखते रह गई। उसने कॉल की दूसरी तरफ वाली आवाज को नहीं सुनी थी, वह इस वक्त नींद में थी। वही वर्चस्व भागता हुआ सीधा अखंड के कमरे की तरफ आया। उसने देखा अखंड के कमरे का दरवाजा बंद है। दूसरे ही पल उसने कमरे के दरवाजे के लोक पर अपना हाथ रखा और झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के साथ ही उसकी आंखें मानो एकदम से बर्फ का गोला बन गई। अखंड कमरे में नहीं था और इस बार वर्चस्व ने अपना माथा पकड़ लिया। दूसरे ही पल उसने खुद से कहा, अखंड ये क्या कर लिया तुमने? किसी की बातों को इतना दिल पर नहीं लेते यार, उसने खुद से कहा और सीधा कमरे में वापस से आया। अश्विनी वापस से जागकर सो चुकी थी। कल वह बहुत ज्यादा टाइट थी और उसकी थकन की वजह से उसे इस पल नींद आ रही थी से वह वापस से सो चुकी थी। वर्चस्व सीधा वॉशरूम में गया। कुछ देर के बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया। वह अब फॉर्मल ड्रेस में था, जिसके साथ ही साथ वह सीधा वहां से निकल गया। वह जैसे लिविंग में आया, लिविंग में उसे दादी सा दादा सा नजर आए। उसने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया। उसी पल वह उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। ग्रीट करने के बाद वह वहां से सीधा पार्किंग की तरफ आ गया और पार्किंग में आते ही अपनी गाड़ी से वह सीधा वहां से निकल गया। वही दादी सा अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बोली, हमें हुकुमसा से कुछ बात करनी है। हमें हुकुमसा को बताना है कि फाइनली जिन्हें वह इतना ज़्यादा तोड़ना चाहते थे वह टूटकर वापस से जुड़ गई है और उन्हें तो अब जश्न मनाना चाहिए। हम उनके जश्न का उन्हें न्योता देना चाहते हैं। कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और दादा सा उन्हें जाता हुआ देखते रह गए। कुछ लम्हों के बाद दादी सा अखंड के कमरे के बाहर खड़ी थी। उन्होंने कमरे के दरवाजे को देखा जो वर्चस्व ने हड़बड़ी के चक्कर में खुला छोड़ दिया था। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि वर्चस्व अखंड के कमरे में अभी अभी आया था। वह सीधा कमरे के अंदर दाखिल हुई और दूसरे ही पल उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहां पर चादर यूं ही फैला था और अखंड कमरे में नहीं था। कमरा पूरे तरीके से सेट नजर आ रहा था। कमरे को देखकर इस पर लगी नहीं रहा था कि कमरे में किसी का अक्ष भी रहता है। दादी सा ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए अखंड को आवाज लगाया, हुकुम सा क्या आप कमरे में हैं? उन्होंने ऐसा 2-3 मर्तबा किया लेकिन कोई आवाज नहीं आई और इसके साथ ही साथ में गुस्से के साथ उन्होंने खुद से कहा, अभी आप कहाँ होंगे? आखिरकार आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आखिरकार आपने उस हीरे को गवा दिया जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई करता है और उस हीरे को गवाने के बाद आप चांदी भी नहीं बल्कि उस लोहे के पास गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, लोहा हमेशा चोट देता है और हीरा खूबसूरती और सम्मान, लेकिन आपने अपनी खूबसूरती और सम्मान दोनों गवा दी है और चोट को अपनाया है। अब आपको जिंदगी भर बस चोट मिलेगी। कहते हुए वह वहां से निकल गई। उनके दिमाग में इस वक्त अखंड और हानिया का ख्याल चल रहा था। वह जैसे ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ दादा सा ने दूसरे ही पल में देखते हुए कहा, कामाक्षी हुकुमसा कहाँ है? आप मिली उनसे? इसके जवाब में दादी सा ने गुस्से के साथ कहा, विक्रांत के पिताजी, आप फिलहाल के लिए उनका नाम ना ले, हमारे पास वह नहीं है यहाँ। वह वापस से हानिया के पास गए हैं। और हानिया का जिक्र सुनते ही दादा सा का चेहरा भी गुस्से से कांपने लगा। दूसरे ही पल उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर खुद से कहा, हुकुम सा आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना होगा। वही वर्चस्व की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकी, जिसके साथ ही वर्चस्व हड़बड़ी के साथ गाड़ी से बाहर निकला और दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर गया। इस वक्त उसके चेहरे पर सीकन थी। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वो पुलिस के बताए हुए वार्ड की तरफ गया
और दूसरे ही पल उसकी नज़र एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े पुलिस पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वह सीधा पुलिस के करीब बढ़ा कि तभी पुलिस उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर राजपूत, हमें आपसे कुछ बात करनी है, कर लीजिए। इस वक्त उसके चेहरे पर सीकन थी। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वो पुलिस के बताए हुए वार्ड की तरफ गया और दूसरे ही पल उसकी नज़र एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े पुलिस पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वह सीधा पुलिस के करीब बढ़ा कि तभी पुलिस उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर राजपूत, हमें आपसे कुछ बात करनी है, कर लीजिए। इसके जवाब में वर्चस्व ने सबसे पहले पुलिस को देखकर कदम बढ़ाते हुए कहा, अखंड कैसा है? उसके इस सवाल को सुनकर एक पल के लिए पुलिस बिल्कुल चुप हो गया और दूसरे ही पल वर्चस्व ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अखंड कैसा है। इस बार इंस्पेक्टर ने वर्चस्व को देखा और फिर कहा। वर्चस्व के कदमों तले जमीन खिसक गई। वो 2 कदम के बजाय 4 कदम पीछे हो गया। अग्रवाल हाउस इस वक्त बेहद खूबसूरती से सज रहा था। आखिर आज यहाँ पर कृतिका की सगाई थी। वही कृतिका इस वक्त लिविंग में खामोशी के साथ बैठी थी कि तभी उसकी तरफ अलका जी आते हुए बोली, कृति, आपकी शादी हो रही है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आप हमारे साथ खुद डिजाइनर के पास चले और फिर आप वहां से राधिका से भी मिल लेना। जैसे ही कृतिका ने राधिका का जिक्र सुना, एक पल के लिए वह अलका जी का चेहरा देखने लगी। दूसरे ही पल उसने हिचकिचाते हुए कहा, रुपए, क्या हम सच में आई से मिल सकते हैं? ये सुन उन्होंने उसकी तरह बढ़ते हुए कहा, कृति, वह आपकी माँ है और राजेंद्र आपके पापा हैं और यह जाहिर सी बात है कि आपको उनसे मिलना है। आपकी शादी हो रही है और अगर शादी में आपके माँ बाप नहीं शामिल होंगे तो अच्छा लगेगा। भला बताए आप ही, इसीलिए आप हमारे साथ डिजाइनर के पास जाए और फिर डिजाइनर के पास जाने के बाद हम दोनों वाधवा मेंशन चलेंगे। वहाँ पर आप राजेंद्र और राधिका से मिल लेना। अगर उनकी चाहत होगी सगाई में आने की तो वह शाम में आ जाएंगे। ये सुन कृतिका ने उन्हें तसल्ली से देखा और फिर तुरंत कहा, ठीक है मौसी जी, हम जाने के लिए तैयार हैं और हम अभी तैयार होकर आते हैं। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वह रेडी होकर वापस आए। इस पल उसने बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अलका जी के पास आए तब अलका जी ने प्यार से उसके कानों पे पीछे काला लगाते हुए कहा, हे, किसी की नज़र ना लगे हमारी कृति को। इसके जवाब में कृतिका कुछ कह पाती कि उससे पहले ही किसी की भारी आवाज आई, लेकिन इन्हें तो मेरी नज़र लग चुकी है। उसे आवाज को सुनते ही सभी उस तरफ देखने लगे जहां पर रुद्राक्ष खड़ा था। एपिसोड 18। ये सुन कृतिका ने उन्हें तसल्ली से देखा और फिर तुरंत कहा, ठीक है मौसी जी, हम जाने के लिए तैयार हैं और हम अभी तैयार होकर आते हैं। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वह रेडी होकर वापस आए। इस पल उसने बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अलका जी के पास आए तब अलका जी ने प्यार से उसके कानों पे पीछे काला लगाते हुए कहा, हे, किसी की नज़र ना लगे हमारी कृति को। इसके जवाब में कृतिका कुछ कह पाती कि उससे पहले ही किसी की भारी आवाज आई, लेकिन इन्हें तो मेरी नज़र लग चुकी है। उस आवाज को सुनते ही सभी उस तरफ देखने लगे जहां पर रुद्राक्ष खड़ा था। रुद्राक्ष को देखते ही कृतिका एकदम से ठिठक कर रह गई तो वहीं अलका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नम उतार हुई। उन्होंने रुद्राक्ष को देखा और दूसरे ही पल उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर रुद्राक्ष को अपने पास बुलाते हुए कहा, तो हमारी दुल्हन के भाई साहब आ ही गए। एक पल के लिए रुद्राक्ष के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार करते हुए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सा वह कृति है रुद्राक्ष अग्रवाल की जान और रुद्राक्ष अग्रवाल उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। सो डोंट वरी, कृतिका वाधवा की शादी में वह हर कुछ होगा जो किसी की शादी में नहीं हुआ है। हर कुछ मतलब हर कुछ। आखिर में उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कृतिका को देखा और उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर कृतिका का दिल अंदर तक कांप गया। दूसरे ही लम्हे उसने अलका जी को देखा और फिर कहा, मौसी जी, अब हमें चलना चाहिए। इसके जवाब में अलका जी ने भी उसके हाथों को पकड़कर जाते हुए कहा, हाँ, अब हमें चलना चाहिए। कहते हुए उन्हें रुद्राक्ष को देखा और फिर कहा, अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये सुनते ही एक बार फिर से कृतिका का दिल घबराहट से भर गया। वहीं दूसरे ही पल रुद्राक्ष ने कृतिका के चेहरे को देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, आप कृति के साथ जाएं, मुझे अभी कृति की शादी के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। मैंने कहा ना, उसकी शादी ऐसी होगी कि पूरा राजस्थान देखेगा। इसके जवाब में अलका जी भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और फिर कृतिका का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। कृतिका और अलका जी बाहर आई।
वहीं बाहर आते ही कृतिका ने एक चैन की सांस ली। थोड़ी देर के बाद ही कृतिका उनके साथ वहां से सीधा सबसे पहले शॉप के लिए निकल गई थी। उसे एंगेजमेंट के लिए कपड़े खरीदने थे और अलका जी चाहती थी कि वह अपनी पसंद के कपड़े खरीदे। वह उसकी पसंद को इस पल मारना नहीं चाहती थी। कपड़े खरीदने के बाद अलका जी कृतिका के साथ सीधा वाधवा मैंशन के लिए निकल गई। कृतिका को उसी पल अपनी राधिका से मिलना था, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था कि वह कैसे राधिका को फेस करेगी, और इस बेचैनी में उसे मालूम ही नहीं चला कि गाड़ी कब वाधवा मेंशन के बाहर आकर रुकी। जिसके साथ ही साथ अलका जी की आवाज़ कृतिका के कानों में पड़ी, कृति हम बड़ावा मेंशन पहुंच चुके हैं। जैसे ही कृतिका ने अलका जी की बात सुनी, दूसरे ही लम्हे उसने हड़बड़ाते हुए मेंशन को देखा और एकदम से कहा, क्या सच में हम वाधवा मेंशन पहुंच गए हैं? ये सुन अलका जी ने थोड़े कंफ्यूजन से उसे देखा और फिर कहा, हाँ हम वाधवा मेंशन पहुंच गए हैं। इसके जवाब में कृतिका ने ना में अपनी गर्दन हिलाए और फिर कहा, कुछ नहीं मौसी जी, चलिए हम चलते हैं। उसने कहा, जिस पर अलका जी ने कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी से बाहर आने के साथ ही साथ अलका जी के साथ कृतिका सीधा वाधवा मेंशन के अंदर की तरफ आने लगी। थोड़ी देर के बाद ही वह दोनों बाद में मेंशन के अंदर दाखिल हुई और एक पल के लिए कृतिका अंदर का नज़ारा देखते रह गई। वाधवा मेंशन आज भी बिल्कुल पहले की तरह था, खूबसूरत लाजवाब, लेकिन कमी थी तो सिर्फ यहाँ थोड़े से प्यार की। कृतिका का दिल एकदम से अपने घर को देखकर भारी पड़ गए। को अलका जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, कृति आप ठीक है, आप खुश हैं ना? इसके जवाब में कृतिका ने बस अपनी गर्दन हिला दी। तब अलका ने भी अपनी गर्दन हिलाई और विंग में थे। लिविंग में इस पल ना कोई सर्वेंट था ना कोई, और यहाँ तक कि राधिका और राजेंद्र वैसा ही था। लेकिन कमी थी तो सिर्फ और अमीरी की, जो अब वाधवा खानदान से खत्म हो चुकी थी। आज पहले की तरह वाधवा मेंशन मरो सर्वेंट गॉड्स मौजूद नहीं थे। राजेंद्र वाधवा की दौलत बर्बाद हो चुकी थी, वह अब पहले की तरह दौलतमंद नहीं रह गया था। अलका जी ने इस बार आवाज लगाया, राधिका राधिका। वह काफी नमी से राधिका को आवाज लगा रही थी और उनकी आवाज लगाने के चंद मिनट बाद ही सीढ़ियों से उतरती हुई राधिका उन्हें नजर आई। राधिका ने जैसे ही कृतिका और उन्हें देखा, एक पल के लिए वह अपनी जगह पर ठिठक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कृतिका इस पल उनके सामने मौजूद है। न जाने वह इस वक्त ज्यादा रिग्रेट में थी कि उन्होंने कैसे कृतिका की शादी राजेंद्र की बात मानकर राजपूताना खानदान में होने दिया और उनकी बेटी की जिंदगी नर्क बन गई। वही कृतिका के अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नज़र उठाकर अपनी मां को देख सके। उसकी नज़रें झुकी हुई थी कि इस पर अलका जी ने आगे बढ़कर राधिका को गले लगाते हुए कहा, कैसी हो राधिका? इसके जवाब में दूसरे ही पल राधिका ने खुश होते हुए कहा, दी क्या मैं सच में आपको यहाँ देख रही हूँ या ये कोई सपना है? क्या आप सच में कृतिका का मेरे पास लेकर आई है? ये सुन अलका ने उन्हें देखा और फिर मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं कृतिका को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ और तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ, सुनोगी खुशखबरी? इसके जवाब में राधिका ने तुरंत ही कहा, हाँ जरूर। लेकिन तभी कृतिका को एकदम से राजेंद्र का ख्याल आया और राजेंद्र का ख्याल आते ही वह तुरंत राधिका की तरफ पलटी और बोली, आए बाबा कहाँ है? जैसे ही राधिका ने राजेंद्र का जिक्र सुना, दूसरे ही पल उनके चेहरे पर नफरत झलकने लगी। उन्होंने नफरत से कहा, कृतिका तुम्हें राजेंद्र के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम उस घटिया आदमी के बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा। पहली बार जब राधिका ने उसे इतने प्यार से बेटा कहकर पुकारा था, कृतिका की पलकें भीग गई कि उसी पल अलका जी ने बीच में कहा, चलो अभी इमोशनल ड्रामा बंद करो और राधिका मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ तुम्हारी बेटी की शादी की। आज कृतिका की सगाई है। जैसे ही राधिका ने ये सुना, वह एकदम से हैरान रह गई। उन्होंने हैरानी के साथ कृतिका को देखा और फिर अलका जी को देखकर कहा, क्या कृतिका की शादी है? लेकिन कृतिका की शादी तो हुकुम सा। इससे आगे वह अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही अलका जी ने बीच में उनकी बात को काटते हुए कहा, कृतिका और हुकुमसा का डाइवोर्स हो चुका है और बाबा चाहते हैं कि कृतिका की शादी वह किसी अच्छे खानदान में कर दे, इसीलिए आज कृतिका की शादी शाह खानदान के बेटे शिविन शाह से करना चाहते हैं। राधिका अभी भी हैरानी और बेयकीनी के साथ यह बातें सुन रही थी और आखिर में जब वह चुप हुई तब उन्होंने धीरे से कहा, क्या कृतिका इस शादी से खुश है ना? इसके जवाब में एक पल के लिए अलका जी भी चुप हो गई और फिर दूसरे ही पल उन्होंने कृतिका को देखकर पूछा, कृति आप इस शादी से खुश हैं ना? इसके जवाब में कृतिका ने बिल्कुल तसल्ली से जवाब दिया, हाँ है और मौसी जी हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि अपनी खुशी को बयान भी नहीं कर सकते। कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। तब आगे बढ़कर राधिका ने उसे गले लगाया और फिर कहा, हम आपकी सगाई में जरूर आएंगे, जरूर से जरूर।
इस पर कृतिका एक पल के लिए चुप रही और दूसरे ही लम्हे उसने उनके कानों के पास बिल्कुल धीरे से सरगोशी की, आए क्या बाबा हमारी सगाई में आएंगे। जैसे ही उसने राजेंद्र का जिक्र किया राधिका चुप हो गई और उसकी चुप्पी को कृतिका समझ चुकी थी कि राजेंद्र यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी दोबारा से शादी हो रही है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने एक ऐसी चीज़ नहीं करी थी जिसे कृतिका खुश रह सके, बल्कि उसने वह हर चीज़ करी थी जिसे कृतिका तकलीफ में रह सके। वो उसके साथ हर वो हैवानियत करता था जिसकी वो हकदार नहीं थी, जिससे दिन ब दिन उसकी तकलीफ में इजाफा होता रहे। थोड़ी देर के बाद अलका जी और कृतिका वाधवा मेंशन से वापस अग्रवाल हाउस आ चुके थे और धीरे धीरे करके शाम का पहर लगता जा रहा था और इस शाम के पहर में एक अजीब सा खालीपन छाया हुआ था। शाम के पहर के साथ ही साथ पूरा अग्रवाल हाउस हीरा की तरह चमकने लगा था और करीबन 6 बजे से गेस्ट आने शुरू हो गए थे। 6 बजे से गेस्ट आने शुरू हो गए थे और एक एक करके गेस्ट आते जा रहे थे, जिन्हें अटेंड अमिताभ जी, अलका जी, रोनित जी खुद कर रहे थे। वहीं कृतिका कमरा में ड्रेसिंग के सामने बैठी थी और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराकर कृतिका को देखा और फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ मैम। इस पर कृतिका ने उसे देखा और फिर कहा, हाँ कहिए। इसके जवाब में उसे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, आप हद से ज़्यादा खूबसूरत है, वह किस्मत वाला होगा जिन्हें आप मिलोगी। और उसकी इस बात को सुनकर कृतिका एक पल के लिए चुप हो गई। वह क्या बताती कि उसको वह किस्मत वाली नहीं है जो जिसे वह मिल जाएगी वह किस्मत वाला बन जाए, बल्कि वह इतनी बदकिस्मत है कि वह अपने बच्चों के बाप तक को यह नहीं बता सकती कि वह माँ बनने वाली है। कृतिका ने मेकअप आर्टिस्ट की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर मेकअप आर्टिस्ट ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह बस कृतिका का मेकअप करती रही। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसके साथ ही कृतिका ने कहा, अंदर आ जाए। और इस पल कियारा अंदर आई। इस वक्त उसने अराउंड सारे कलर्स का मिक्स लहंगा पहन रखा था, जिसमें वह बहुत अच्छी नजर आ रही थी, या कह सकते हैं बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। कियारा के चेहरे पर उदासी थी। वही कृतिका ने कियारा को देखा तब कियारा आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, कृति मत करो, ये सगाई अभी भी वक्त है। इसके जवाब में कृतिका ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, अब वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है कियारा, बल्कि सिर्फ वक्त ही खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी आवाज़ की नमी को महसूस करके कियारा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे मालूम है कृतिका कि तुम इस वक्त तकलीफ में हो, लेकिन एक बार सबके बारे में सोचो। तुम्हें भी मालूम है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तो फिर क्यों कर रही हो इसे? रोक दो, अभी भी वक्त है। नाना जी को अभी भी कह दो कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी कहीं हो। ये सुनते ही कृतिका की आंखों में इस बार नमी फैलने लगी। उसने नमी के साथ कियारा को देखा और फिर कहा, कियारा इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते, प्लीज चुप हो जाइए। उसकी बात सुनकर कियारा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वह अब कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी उदासी, उसके अल्फाज सब कुछ कहते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेकअप आर्टिस्ट कमरे से बाहर निकल गई। कियारा अभी तक कमरे में ही मौजूद थी, लेकिन वह अब बिस्तर पर बैठी एकटक कृतिका को देख रही थी। और आखिर में जब कृतिका अपनी जगह से खड़ी हुई तब कियारा अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मुबारक हो, आज तुम पूरी तरह से हुकुमसा की जिंदगी से निकलने वाली हूँ। कृतिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अलका जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। अलका जी ने दोनों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, कृति चलिए, मुहूर्त का वक्त हो गया है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कृतिका ने एक बार गर्दन हिला दी और फिर वह अलका जी के साथ वहां से सीधा लिविंग की तरफ आ गई। लिविंग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीजें सेट की गई थी और शायद लड़के वाले भी आ चुके थे जिससे कृतिका की शादी होनी थी। कृतिका ने अभी तक उस इंसान को नहीं देखा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद ही कृतिका स्टेज पर सोफे में बैठी हुई थी और सभी लोग उसे देख रहे थे। वह बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रही थी और एक पल के लिए जो उसे इस पर देख रहा था उसे अपनी नजरें हटाना भूल जा रहा था। और वही हाल कुछ दूरी पर खड़े हुए रुद्राक्ष की थी। रुद्राक्ष ने कृतिका को देखकर खुद में ही अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और फिर कहा, कृति तुम्हें आखिर में होना तो मेरा ही है, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी मुझसे अलग करने की कोशिश ना कर ले, जस्ट वेट एंड वॉच। एपिसोड 19। कृतिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अलका जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। अलका जी ने दोनों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, कृति चलिए, मुहूर्त का वक्त हो गया है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कृतिका ने एक बस गर्दन हिला दी और फिर वह अलका जी के साथ वहां से सीधा लिविंग की तरफ आ गई। लिविंग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज सेट की गई थी और शायद लड़के वाले भी आ चुके थे जिससे कृतिका की शादी होनी थी। कृतिका ने अभी तक उसे इंसान को नहीं देखा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी।
थोड़ी देर के बाद ही कृतिका स्टेज पर सोफे में बैठी हुई थी और सभी लोग उसे देख रहे थे। वह बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रही थी और एक पल के लिए जो उसे इस पल देख रहा था उसे अपनी नजरें हटाना भूल जा रहा था। और वही हाल कुछ दूरी पर खड़े हुए रुद्राक्ष की थी। रुद्राक्ष ने कृतिका को देखकर खुद में ही अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और फिर कहा, कृति तुम्हें आखिर में होना तो मेरा ही है, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी मुझसे अलग करने की कोशिश ना कर ले, जस्ट वेट एंड वॉच। उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने इसी मुस्कुराहट के साथ कृतिका को देखना शुरू किया। एक एक करके लोग कृतिका के पास जा रहे थे और उसे बधाई दे रहे थे। कृतिका बस झूठी मुस्कुराहट के साथ सबको थैंक यू कह रही थी। अभी तक कृतिका ने अपने दूल्हे को नहीं देखा था। तभी राधिका जी जो अभी अभी जस्ट आई थी वह ऊपर चढ़ी। राधिका जी को देखते ही कृतिका के चेहरे पर इस बार असली वाली खुशी झलक आई। उसने इस बार खुशी के साथ राधिका जी को देखा और दूसरी ही लम्हे राधिका जी ने आगे बढ़ाकर उसे गले लगाते हुए कहा, कृतिका मेरी जान आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपको किसी की नज़र ना लगे। उन्होंने कहा, जिस पर कृतिका हौले से मुस्कुरा दी और फिर उसने बिल्कुल धीमा सा जवाब दिया, शुक्रिया है। उसने कहा तो वह हल्का सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। तभी कृतिका की नज़र स्टेज की सीढ़ियां से चल रहे उस शख्सियत पर पड़ी। वह शख्सियत जिससे आज कृतिका की सगाई होने वाली थी। एक पल के लिए कृतिका उस शख्सियत को बस देखती रह गई और दूसरे ही लम्हे वह शख्सियत उसके सामने आकर खड़ा था। उसने बड़े ही इत्मीनान के साथ कृतिका को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके जस्ट बगल में सोफे पर बैठ गया। कृतिका भी आंखें फाड़े बस उसे इंसान को देख रही थी। अभी सगाई का मुहूर्त में आधे से 1 घंटे का वक्त था, जिस वजह से सभी बस इस पल तस्वीरें खींचना और बाकी की चीज़ों में मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ राजपूताना पैलेस में दादी सा इस वक्त लिविंग में थी और उनके साथ आह्वान और दादा सा दोनों थे। वह इस वक्त बेहद परेशान थी। उन्होंने परेशानी के साथ कहा, विक्रांत के पिताजी आप तो कह रहे थे ना कि हुक्मरानी सा की सगाई में हुकुम सा भी जाएंगे, लेकिन वह तो कल से घर पर है ही नहीं, वह कल से घर नहीं लौटे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में दादा सा ने कुछ पल तक सोचकर कहा, कामाक्षी हो सकता है, शायद वह कहीं बिजनेस ट्रिप पर गए हो और उन्होंने हमें बताया ना हो। इसके जवाब में दादी सा ने और ज्यादा घबराते हुए कहा, विक्रांत के पिताजी हमने पहले ही अपने इकलौते बेटे को खो दिया है और अब हम हुकुमसा को हरगिज नहीं खो सकते, उनमें हमारी जान बसती है। इस पर दादा सा एक पल के लिए खामोश हुए और दूसरे ही पल उन्होंने अपना फ़ोन निकाल कर किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, वर्चस्व को जरूर मालूम होगा, हम अभी वर्चस्व से पूछते हैं कि आखिर हुकुमसा कल से है तो है कहाँ। और यह कहते हुए उन्होंने कॉल मिला दिया। करीबन 5 या 6 रिंग जाने के बाद ही कॉल अटेंड हो चुकी थी। कॉल अटेंड होने के साथ ही साथ दादा सा ने कहा, वर्चस्व हुकुमसा कहाँ है, क्या वह आपके साथ है, वह कल से घर नहीं लौटे हैं। इसके जवाब में वर्चस्व एक पल तक खामोश रहा और दूसरी ही पल उसने अपने आप को बहुत हद तक नॉर्मल करते हुए कहा, दादा सा आप अखन की फिक्र मत करें, वह जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सेफ है। फिलहाल आप भाभी सा की सगाई में जाएं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये सुन दादा सा ने गर्दन हिलाए और फिर कहा, लेकिन वर्चस्व हम चाहते थे कि हुक्मरानी सा की सगाई पर हुक्म सा भी खुद जाए और वह उन्हें देखे कि वह अकेली नहीं है। उनके छोड़ने के बाद भी उनके पास लोग हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो ये भी बहुत करता है और शायद इतना करता है जितना कोई किसी से ना करता हो। वर्चस्व ने इस कदर धीमी आवाज में कहा कि उसकी बात को दादा सा भी समझ नहीं सके और यह कहते वक्त वर्चस्व की नज़र वार्ड के दरवाजे पर थी जिसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर का सिंबल चमक रहा था, जिससे ये साफ मतलब था कि ऑपरेशन इस वक्त ऑनगोइंग है। दादा सा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है आप अपना काम कीजिए, अब हम कॉल रखते हैं, लेकिन हुक्म साहब पर आपको ध्यान देना है। आप फिक्र मत कीजिए दादा सा, मैं अखंड पर पूरा ध्यान दूंगा, वर्चस्व ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट होने के साथ ही साथ दादी सा ने घबराहट के साथ दादा सा को देखा और फिर कहा, विक्रांत के पिताजी क्या कहा, वर्चस्व ने कहा है हुकुम सा, और वह कल से घर क्यों नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर दादा सा इस बार उनके कंधे पर अपनी बाजू में हमायल करते हुए कहा, हमने कहा ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और फिलहाल के लिए चलिए, वरना सगाई खत्म हो जाएगी और हम यहीं बैठे रह जाएंगे। कहते हुए उन्होंने आह्वान को देखा और फिर कहा, आप भी चल रहे हैं ना हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। आह्वान ने हमें गर्दन हिलाए और फिर कहा, हाँ मैं भी चल रहा हूँ, और इसके साथ तीनों पैलेस से बाहर आ गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सीधा अग्रवाल हाउस की तरफ बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में वर्चस्व वार्ड के बाहर बैठा था और ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त अखंड का ऑपरेशन चल रहा था। इस पर वर्चस्व का चेहरा बिल्कुल किसी कोयले की तरह काला पड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसके कानों में बार बार कुछ आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, मरने को, और मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
मिस्टर राजपूत, हुकुम सा एस बहुत धीमी चल रही है, उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मर जाए, हमें आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही वर्चस्व तुरंत उनके पास गया और घबराते हुए बोला, डॉक्टर अखंड कैसा है? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में डॉक्टर ने जल्दबाजी के साथ वहां से जाते हुए कहा, कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप बस दुआ करें। वर्चस्व का दिल एकदम धक सा रह गया और उसकी नज़रें वार्ड के खुले दरवाजे के अंदर हॉस्पिटल बेड पर मशीनों से घिरे हुए अखंड पर चली गई। एक पल के लिए उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा उठे और दूसरी ही पल उसने अपने कदम वार्ड के अंदर बढ़ा दिए। वहां मौजूद नर्स ने उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। वही वर्चस्व आगे बढ़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठा और उसने अखंड के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और एक पल के लिए वहां मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स वर्चस्व को देखते रह गए। और इसी पल वर्चस्व ने एकदम से अपने आप को इस बार बेकाबू करते हुए कहा, क्यों अखंड, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम क्या समझते हो खुद को कि तुम खुद को ऐसे प्रिटेंड करोगे और सबको परेशान कर लोगे? तुम्हें बचपन से लेकर आज तक सबका इंटेंशन अपनी तरफ पाने की आदत गई नहीं है ना? बचपन में भी तो मैं ऐसे ही करते थे ना। जब तुम्हें कोई इंटेंशन नहीं देता था तो तुम जाकर खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाते थे ताकि सब तुम्हारी केयर करें, खास करके अंकल और आंटी तुम्हारी केयर करें। मुझे याद है अखंड, जब हम 7 साल के थे तब अंकल 2 टॉयज लाए थे। उनमें से एक टॉय मेरे लिए था और एक टॉय तुम्हारे लिए था। एक टॉय ज़्यादा खूबसूरत था और एक टॉय थोड़ा सा डल था और उस वक्त अंकल ने कहा था कि जो भी उनके साथ रेस में जीतेगा वह उन्हें वह खूबसूरत वाला टॉय देंगे। और उस वक्त हम दोनों ने रेस लगाई थी, तुम्हें याद है अखंड? हम दोनों ने साथ में रेस लगाई थी। अंकल ने हमें चेस किया था और उसमें जीता मैं था, तुम हार गए थे। लेकिन हारने के बावजूद जब अंकल मुझे वह टॉय देने लगे तब तुम जानबूझकर जमीन पर गिर गए और तुमने जानबूझकर पत्थर उठाकर खुद के घुटनों पर रगड़ लिया, जिससे तुम्हारे घुटने पर स्क्रैचेस आ गए और उस वक्त तुम खुद को मारकर इतना ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा रोए। और जब अंकल ने पूछा कि तुम चुप कैसे होंगे तो तुमने साफ यही कहा कि तुम्हें वह टॉय चाहिए। और आखिर में अंकल ने वह टॉय तुम्हें दे दी। आज भी तुम वही कर रहे हो ना? लेकिन तुम्हें आज वह टॉय नहीं बल्कि भाभी सा चाहिए है ना? तुम इश्क में इतना कैसे पागल हो सकते हो अखंड? कहते हुए उसका दिल चाहा कि वह अखंड को गले लगा ले, लेकिन वह इस पल उसे गले नहीं लगा सकता था और अब तक डॉक्टर वापस से आ चुके थे और एक बार फिर से अखंड का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। वर्चस्व एक बार फिर से वार्ड के बाहर बैठा था और उसकी बेताब नजरें वार्ड के अंदर थी। उसका दिल घबराहट के मारे फटा जा रहा था। अखंड उसका इकलौता दोस्त था और वह अखंड के इस कंडीशन को ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दादीसा की गाड़ी अग्रवाल हाउस के बाहर रुकी, जिसके साथ ही दादीसा, दादासा और अहान गाड़ी से बाहर निकले और फिर वह सीधा अग्रवाल हाउस के अंदर आ गए। अग्रवाल हाउस की चहल पहल देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर फंक्शन शुरू हो चुके हैं। वह अंदर आ गए। गार्डनिंग में अमिताभ जी ने उन्हें देखा और तुरंत उनके करीब आते हुए बोले, तो फाइनली राजा साहब आप आ गए। आपको मालूम भी नहीं कि मैं कितनी बेसब्री के साथ बस आपका इंतजार कर रहा था। दादा सा उनके तंज को समझते थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन हिला दी और फिर सभी साथ में हॉल एरिया में पहुंचे जहां पर पहले से ही स्टेज पर कृतिका और शिविन बैठे थे। न जाने कैसे कृतिका की नजरें भी दादासा की तरफ चली गई और एक पल के लिए दादासा, दादीसा वहां पर देखकर वह बिल्कुल चौंक-सी गई। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सगाई में दादासा, दादीसा खुद मौज होंगे। वही दादीसा एक पल के लिए कृतिका को देखते रह गई। वह इस पल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक नजर आ रही थी। उसने लवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके सर पर गोल्डन कलर की चुनरी थी। उसके अंबर कल रखे इस वक्त हल्की हल्की लाल नजर आ रही थी और दादी और दादासा को देखकर तो उसकी आंखें और भी ज्यादा नम हो गई। तभी कृतिका के कानों में किसी की आवाज पड़ी, मिस कृतिका, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। उसकी आवाज सुनते ही कृतिका एकदम से झेप गई। वह जो अब तक नजरें उठाकर सिर्फ और सिर्फ दादासा, दादीसा को देख रही थी, अब उसकी नजरें झुक चुकी थी। वह अब उन्हें नहीं देख रही थी। वही उसे इस तरह नजरें झुकाते देख शिविन ने और ज्यादा मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर कहा, और आपका ये शर्माने का तरीका भी बहुत पसंद आया मुझे, आई लाइक इट। मैं अपने मॉम डैड से यह जरूर कहूंगा कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी शादी आपसे कर दे। कृतिका ने हैरानी से उसे देखा तो शिविन ने अपनी आई विंक कर दी। कृतिका अपने मुंह की बात अपने मुंह में ही लिए रह गई। वह कुछ नहीं कह पाई कि इसी पल दादीसा स्टेज पर चढ़ी और फिर कृतिका के करीब आई। कृतिका ने खड़े होकर उन्हें गले लगा लिया। तभी दादीसा ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा,
आपकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हमारी तरफ से लाखों दुआएं आपके ऊपर। आप इस बार हमेशा खुश रहें और आपकी जिंदगी से दुख का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दादी सा की बात पर कृतिका ने उनके गले से लगे हुए ही बच्चों की तरह रोते हुए कहा, दादी सा हुकुम सा नहीं आए हैं? उद्धरण चिन्ह। उसने ये सवाल किया और एक पल के लिए दादी सा बिल्कुल चुप हो गई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कृतिका उनसे ऐसा कुछ सवाल करेगी। दूसरी ही पल वह उससे दूर हुई और फिर उन्होंने उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आप अब उनसे अलग हो चुकी है हुक्मरानी सा। तभी पंडित जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, मुहूर्त का वक्त हो गया है, वह और वधू अब एक दूसरे को अंगूठी पहना दे। जैसे ही कृतिका ने ये सुना एकदम से उसका दिल धक धक करने लगा। दूसरे ही पल उसने देखा तो अलका जी और शिविन की फैमिली स्टेज पर आ गए थे और अलका जी के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की अंगूठियां रखी गई थी। अलका जी ने अंगूठी को कृतिका और शिविन दोनों की तरफ बढ़ाया तो दोनों ने अपने अपने हाथों में अपनी अपनी अंगूठी ले ली। कृतिका के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और इसी पल शिविन ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली में रिंग पहना दिया। कृतिका का दिल जोरों से धड़क उठा, ऐसा मानो जैसे वह अभी के अभी यहीं पर बेहोश हो जाएगी। एपिसोड 20। दूसरे ही पल वह उससे दूर हुई और फिर उन्होंने उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आप अब उनसे अलग हो चुकी है हुक्मरानी सा। तभी पंडित जी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, मुहूर्त का वक्त हो गया है, वर वधू अब एक दूसरे को अंगूठी पहना दे। जैसे ही कृतिका ने ये सुना एकदम से उसका दिल धक धक करने लगा। दूसरे ही पल उसने देखा तो अलका जी और शिविन की फैमिली स्टेज पर आ गए थे और अलका जी के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की अंगूठियां रखी गई थी। अलका जी ने अंगूठी को कृतिका और शिविन दोनों की तरफ बढ़ाया तो दोनों ने अपने अपने हाथों में अपनी अपनी अंगूठी ले ली। कृतिका के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसी पल शिविन ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली में रिंग पहना दी। कृतिका का दिल जोरों से धड़क उठा, ऐसा मानो जैसे वह अभी के अभी यहीं पर बेहोश हो जाएगी। उसके हाथ पर अब और बुरी तरह कांपने लगे थे। तभी राधिका ने पीछे से उसे थमा और फिर धीरे से कहा, ऋतिक अंगूठी पहनाए। कृतिका को लगा उसकी जान निकल रही है, कोई उसके दिल को मुट्ठी में काबू कर रहा है और यह महसूस करते ही उसकी आंखों से झरने की तरह अब आंसू बहने की तादाद पर थे कि उसी पल राधिका ने एक बार फिर से उसे थमा और इस बार थोड़े तेज आवाज में कहा, कृतिका अंगूठी पहनाए उन्हें। शिविन जो अब तक खड़ा था उसने देखा कृतिका के हाथ एकदम अपने आप बुरी तरह कांप रहे थे। उसका चेहरा अजीब सा हो गया है, ये देखते ही उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने कृतिका को देखकर कहा, मिस कृतिका मैं इंतजार कर रहा हूँ, अंगूठी पहनाए मुझे। लेकिन कृतिका अभी भी बिल्कुल किसी बर्फ की तरह खड़ी थी और इस पल एक बार फिर से पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, प्लीज अंगूठी पहनाए जल्दी। और इस पल कृतिका ने बेहद मुश्किल के साथ अपने हाथ को उठाया और फिर उसे अंगूठी को शिविन की उंगलियों में पहनाने लगी। सभी ने जैसे ही देखा कि कृतिका फाइनली अंगूठी पहना रही है, सभी ने एक तसल्ली की सांस ली, लेकिन वह अंगूठी पूरी तरह से पहना पाती कि उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। कृतिका अपनी जगह पर रुक गई। सभी ने नज़र मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर वर्चस्व खड़ा था। वर्चस्व को देखते ही सब वहां हैरान रह गए तो कृतिका हैरानी के साथ वर्चस्व को देखने लगी। उसके हाथ वापस से हवा में नीचे की तरफ झूल गए थे और शिविन का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने कृतिका की तरफ देखा और फिर अपना हाथ फिर से उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस कृतिका मुझे अंगूठी पहनाए। लेकिन इस बार कृतिका पलट गई। उसके कदम वर्चस्व की तरफ बढ़ रहे थे और वर्चस्व दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। कुछ देर के बाद ही वर्चस्व स्टेज पर खड़ा था और कृतिका उसके सामने खड़ी थी। वर्चस्व ने कुछ कहना चाहा लेकिन वह कह नहीं सका कि तभी कृतिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, भाई साहब। और इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसका गला भारी हो चुका था। वर्चस्व ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और कृतिका की तरफ कर दिया। कृतिका एकदम से बेचैन हो गई। उसने तुरंत उसके दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा और फिर कहा, भाई साहब क्या हुआ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और इस वक्त वर्चस्व की आंखों से आंसू का कुछ बूंद लुढ़ककर उसके गालों पर गिरा। उसने बेचैनी से कृतिका को देखा और फिर कहा, भाभी साहब मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज अखंड की जान बचा लीजिए। कृतिका ने जैसे ही अखंड का नाम सुना दूसरे ही लम्हे उसकी बेचैनी ने आसमान छू दिया था। उसने और ज्यादा बेचैनी से वर्चस्व को देखा और फिर तुरंत कहा, क्या हुआ है हुकुम सा को, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में वर्चस्व ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज तो मानो जैसे उसके हलक से निकल ही नहीं रही थी। वहीं दादा सा ने जैसे ही अखंड का नाम सुना वह एक पल के लिए बिल्कुल चौंक गए।
दादी सा ने घबराते हुए तुरंत आगे बढ़कर पूछा, वर्चस्व क्या हुआ है? हुकुम सा कहाँ है और वो कैसे हैं? क्या आपने सुबह हमसे झूठ कहा था कि वह कल से बिजनेस ट्रिप पर है? वह कल से घर नहीं आए हैं। उनकी बात पर वर्चस्व ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कह नहीं सका। उसी पल कृतिका ने एकदम से वर्चस्व के कॉलर को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भाई साहब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हुकुम सा को क्या हुआ है? क्यों आप उनका नाम ले रहे हैं? वर्चस्व ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाभी साहब वह आपके बिना मर जाएगा, वह आपके बिना मर रहा है, चलिए मेरे साथ और उसकी जान बचा लीजिए वरना वह मर जाएगा। कल आपके व्रत को खुलवाने के बाद जब से वो यहाँ से गया था तब से वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। कहते हुए उसने तेजी से उसके हाथों को पकड़ लिया और कृतिका अपनी जगह पर बिल्कुल थम सी गई। वो एकदम धीरे से बोली, क्या हुआ है हुकुम सा को? और उसी पल वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस इतना जान लीजिए, आपने कहा था वह मर जाएगा और डॉक्टर कह रहे हैं वह मर गया है। चंद लम्हे ही लगे थे कृतिका के दिल को टुकड़ा टुकड़ा होकर टूटते हुए। उसे उस पल कैसा महसूस हुआ होगा सिर्फ वह जानती थी। उसे याद था कल जाने वक्त भी उसने अखंड से क्या चीज़ कही थी, और उस चीज़ को अखंड ने इतना दिल में ले लिया था वह ये जान नहीं सकी थी। वर्चस्व उसे खींचता हुआ ले जा रहा था और वो किसी मैग्नेटिक पावर की तरह खींचती हुए चली जा रही थी कि उसी पल अमिताभ जी ने कृतिका का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कृति आप कहीं नहीं जाएंगी। कृतिका अपनी जगह पर जम सी गई और वर्चस्व भी अपनी जगह पर बिल्कुल उसी तरह खड़ा रह गया। वहीं अमिताभ जी ने कृतिका को अपनी तरफ घुमाया और फिर कहा, कृति आपका रिश्ता हुकुम सा से खत्म हो चुका है, आप कहीं नहीं जाएंगी, समझिए आज आपकी सगाई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा पीछे से वर्चस्व ने कहा, भाभी सा आपको अच्छा लगेगा कि एक तरफ आपकी डोली सजेगी और दूसरी तरफ उसकी अर्थी उठेगी। और यह सुनकर कृतिका मानो जैसे एकदम से टूट गई थी। उसका छोटा सा दिल, मासूम दिल टुकड़ों में बट गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी हालत यह चीज़ बयां कर रही थी कि वह बिना आवाज़ उस वक्त कितना तकलीफ में है और कितना रो रही है। उसने झटके से अमिताभ जी के हाथों से अपने हाथ को झटका और फिर वर्चस्व की तरफ बढ़ने लगी कि पीछे से अमिताभ जी ने एक बार फिर से उसका हाथ थामा और कहा, कृतिका हमने कहा आप कहीं नहीं जाएंगी, क्या आपको हमारी बात सुनाई नहीं दी? इसके जवाब में कृतिका ने इस बार रोते हुए कहा, नाना जी प्लीज़ हमें जाने दीजिए। लेकिन अमिताभ जी ने सख्ती से उसके हाथ को पकड़ रखा और फिर कहा, हमने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी आपकी सगाई है और आप इस सगाई को पूरा करेगी, समझिए आप। कृतिका एकदम से चुप हो गई और इस बार वर्चस्व उनकी तरफ बढ़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस्टर अग्रवाल प्लीज़ जाने दीजिए भाभी सा को प्लीज़, क्या पता उनके जाने से अखंड की रुकी हुई सांस बहाल हो जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका हुक्म सा मरे या जिए, समझे आप। अगले ही लम्हे अमिताभ जी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, जिस पर वर्चस्व एक पल के लिए उनका चेहरा देखता रह गया। इस वक्त उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सख्ती नजर आ रही थी और दादी सा दादा सा तो जैसे एकदम से बर्फ की तरह खड़े थे। अहान को भी अपनी आंखों पर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वह भी बिल्कुल उसी तरह खड़ा था। और उसी पल शिविन गुस्से से आगे बढ़ा और अमिताभ जी को देखकर बोला, मिस्टर अग्रवाल ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? यहाँ मेरी दुल्हन अपनी सगाई छोड़कर अपने पहले पति के पास जाने के लिए तैयार है। ये सुनते ही कृतिका ने एकदम जो शिविन की तरफ देखा और फिर कहा, वह अभी भी हमारे पति हैं। जैसे ही कृतिका ने ये कहा एक पल के लिए सभी उसका चेहरा देखते रहे, लेकिन कृतिका को होश नहीं था कि उसने क्या कहा है। उसी पल वर्चस्व ने एक बार फिर से आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, भाभी सा साथ चलिए। और उसी पल कृतिका के कदम अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए। वर्चस्व ने हैरानी के साथ अमिताभ जी को देखा और कहा, मिस्टर अग्रवाल आप किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। आपको मालूम भी है अखंड इस वक्त किस तड़प में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वह मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वह मर चुका है। भाभी सा उसके पास जाएंगी तो वह वापस से पहले की तरह हमारी जिंदगी में आ जाएगा। और अमिताभ जी ने आगे बढ़कर कृतिका के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हमारी नातिन से आपके दोस्त का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है और अब वह मरते हैं या जीते हैं हमने कहा ना हमारी नातिन का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाए यहाँ से। वर्चस्व अपने कदम पीछे लेने लगा। उसने जाते जाते एक बार कृतिका को देखा और फिर कहा, भाभी सा क्या आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपने अखंड को जो कहा था वह सच है? कृतिका का दिल थम सा गया और उसकी सांसें एकदम से अटक कर रह गई। उसी पल उसका सर बेहद तेजी से घूम रहा था और इस बार वर्चस्व आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही दादा सा गुस्से से आगे बढ़े और फिर बोले। और इसके साथ ही कृतिका अपने कदम उसी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार अमिताभ जी ने बिना उसके हाथ को पकड़े या उससे किसी तरह से भी रोके तेज आवाज में कहा,
कृतिका, आपको हमारी कसम है, आप यहाँ से दहलीज पार नहीं करेगी। अगर आज आपने अग्रवाल हाउस की दहलीज पार कर दी तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। और उसी पल कृतिका के कदम अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए। वर्चस्व ने हैरानी के साथ अमिताभ जी को देखा और कहा, मिस्टर अग्रवाल, आप किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। आपको मालूम भी है अखंड इस वक्त किस तड़प में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वह मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वह मर चुका है। भाभी सा उसके पास जाएंगी तो वह वापस से पहले की तरह हमारी जिंदगी में आ जाएगा। और अमिताभ जी ने आगे बढ़कर कृतिका के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हमारी नातिन से आपके दोस्त का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है और अब वह मरते हैं या जीते हैं, हमने कहा ना हमारी नातिन का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, निकल जाए यहाँ से। वर्चस्व अपने कदम पीछे लेने लगा। उसने जाते जाते एक बार कृतिका को देखा और फिर कहा, भाभी सा, क्या आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपने अखंड को जो कहा था वह सच है? कृतिका का दिल थम सा गया और उसकी सांसें एकदम से अटक कर रह गई। उसी पल उसका सर बेहद तेजी से घूम रहा था और इस बार वर्चस्व आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही दादा सा गुस्से से आगे बढ़े और फिर बोले, वर्चस्व छोड़ दीजिए इन्हें, यह अब पुराने वाले अमिताभ अग्रवाल नहीं रह गए हैं। यह अब वह अमिताभ अग्रवाल है जिन्हें किसी की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उनके सामने क्यों भीख मांग रहे हैं? अगर हमारे पोते को जिंदा रहना होगा तो वह खुद जिंदा रहेगा। आपको उनके सामने इतना मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। दादा सा गुस्से के साथ बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी दादी सा के पीछे आते हुए रोते हुए बोली, लेकिन विक्रांत के पिताजी, हुकुम सा की जिंदगी जाने दीजिए, कामाक्षी जाने दीजिए। और इस बार उन्होंने उनका हाथ थामा और उनके साथ अग्रवाल हाउस के बाहर निकल गए। एक पल के लिए सब उन्हें जाता हुआ देखते रहे, फिर उनके साथ अग्रवाल हाउस के बाहर निकल गए। एक पल के लिए सब उन्हें जाता हुआ देखते रहे और उसी पल वर्चस्व अपने कदम पीछे लेते हुए बेबसी के साथ अमिताभ अग्रवाल को देखकर बोला, एक दिन आप अपने इस फैसले पर पछताएंगे मिस्टर अग्रवाल। और यह कहते हुए दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गया। एक पल के लिए सब उसे जाता हुआ बस देखते रह गए। उसी पल वर्चस्व अपने कदम पीछे लेते हुए बेबसी के साथ अमिताभ अग्रवाल को देखकर बोला, एक दिन आप अपने इस फैसले पर पछताएंगे मिस्टर अग्रवाल। और यह कहते हुए दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गया। एक पल के लिए सब उसे जाता हुआ बस देखते रह गए। कृतिका बिल्कुल टूटी बिखरी सी इसी तरह खड़ी थी और इस पल वह घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। और उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने कुछ वह नज़ारे चलने लगे, कुछ खूबसूरत नज़ारे और कुछ दर्द से भरे हुए नज़ारे। और उसी पल शिविन के डैड माधव शाह आगे बढ़ते हुए बोले, अमिताभ, सगाई की मुहूर्त खत्म हो रही है। इस पर अमिताभ जी ने गर्दन हिलाए और फिर राधिका की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो राधिका ने झुककर उसे खड़ा करते हुए कहा, कृतिका चलिए, मुहूर्त का वक्त निकाला जा रहा है। और कृतिका बिल्कुल किसी रोबोटिक मशीन की तरह उठ खड़ी हुई। उसने दूसरे ही पल राधिका को देखा और फिर कहा, क्या मुहूर्त निकला जा रहा है? यह आपको हमें पहले ना बताना चाहिए था। चलिए अब हम जल्दी से सगाई की रस्म पूरी करते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा, कृतिका ने कहा और वह एकदम से स्टेज पर चली गई। सभी एक पल के लिए बिल्कुल हैरत के साथ उसे देखते रह गए। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।